सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है हमारा दूसरा। और दूसरे अध्याय में हम बात करें संघर्षकालीन भारत, जो कहां से लेकर 1206 से लेकर 1757 तक पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ चुके हैं 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक लास्ट हम पढ़ चुके हैं। और बाबर का आक्रमण हो जाता है भारत पे। पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं ना, तो बढ़िया तरीके से दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है 1526 में। पानीपत का अंतिम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और एक नया वंश कौन सा आता है? मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश आता है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ इस मुगल वंश में शासक कौन कौन है, क्योंकि मुगल वंश वैसे तो दिया जाता है 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक। अंतिम मुगल बादशाह होता है बहादुर शाह जफर। लेकिन वास्तविक रूप से पढ़ना कहां तक है? देखो मैं बता देता हूं। बाबर, सबसे पहले बाबर आया भारत पे 1526 से लेकर इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। ठीक है। बाबर के बाद इसका पुत्र आया हुमायूं। कौन सा? हुमायूं आया, जो 1530 पे गद्दी पर बैठता है और 1540 में इसको भगा दिया जाता है। मैं बताऊंगा कैसे भगा दिया जाता है। ठीक है। फिर वापस गद्दी पर बैठता है, फिर आ जाता है 1555 में, लेकिन 1556 में इसकी फिर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद शासक आता है अकबर। अकबर कब आता है? अकबर गद्दी पर बैठता है 1556 में। अकबर गद्दी पर बैठता है 1556 में और 1605 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर नाम सुना ना? अकबर, जोधा अकबर, आपने सीरियल भी कई देखा होगा, तो वो अकबर है। अकबर के बाद इसका पुत्र आता है जहांगीर। कौन सा गिर? जहांगीर आता है और ये 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1627 ईस्वी में इसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये सारे पढ़ेंगे, आपकी किताब में सारे दे रखे हैं, क्रम से बता रहा हूं मैं आपको। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। कौन सा? जहां? शाहजहां इसका पुत्र था। 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक राज करता है। ठीक है। हालांकि इसकी मृत्यु 1666 में हुई थी, लेकिन गद्दी पर कब तक बैठता है? 1658। शाहजहां के बाद जो शासक आता है उसका नाम आता है औरंगजेब। कौन सा जेब? औरंगजेब आता है। 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक राज करता है। इतनी बातें हमें पढ़नी है। जो मुगल वंश में मुख्य शासक ये इतने हैं। कौन कौन से? क्रम याद रखना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सूत्र याद करना चाहते हो तो याद करना। बाहु, बाहु यानी बाबर, हुसैन, हुमायूं। अज, अज यानी अकबर, जहांगीर, साउ, बाहु, अज, साउ। ठीक है। ये सूत्र अगर याद करना चाहते हो तो क्रम से है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, सारे आगे। ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि ये चर्चा नहीं करूं तो आपको समझ में नहीं आएगी कहानियां क्या है। अब दिल्ली सल्तनत याद है क्या आपको? दिल्ली सल्तनत के 1206 से 1526 तक कौन आए? देखो एक बार बता देता हूँ, याद है तो वो याद करना होता है। क्या करना? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, पहले मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर खिजर खां, फिर बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, और लास्ट में कौन आता है? लास्ट शासक इब्राहिम लोदी, और बाद में बाबर स्टार्ट हो गया। देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे शासक मुगल वंश के हैं। अब देखो यहाँ बीच में जगह रह गई 1540 से लेकर 1555 रह गई ना। तो हुमायूं के बाद हम एक शासक पढ़ेंगे, शेर शाह सूरी। कौन सा? सूरी। कहने का मतलब है 1540 से 1555 के बीच कौन सा वंश आता है? सूरी वंश आता है, जिसका एक प्रसिद्ध शासक आएगा शेर शाह सूरी। ठीक है। ये क्रम आपको पहले याद रखना है। फिर अब हम चर्चा करते हैं एक एक की। सबसे पहले बाबर की बात करते हैं भारत की स्थिति के संदर्भ में। तो समझ में आ गई होगी आपको ये बात। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं बाबर 1526 से 1530 का इसका सफरनामा क्या है। ठीक है। इसको याद कर लेना सारे।
सूत्र याद करना चाहते हो सूत्र याद कर लेना, लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए। एक दिनों बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो उस टेस्ट में ये क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। बाबर सबसे पहले भारत में आता है 1526 ईस्वी में, ये पानीपत का युद्ध लड़ता है। देखो वैसे तो बाबर भारत में 1718 में आ जाता है, लेकिन हमारी किताब में 1526 से है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है किसके साथ, ठीक है मैं युद्ध बता देता हूं सारा। फिर बाबर लड़ता है 1527 ईस्वी में युद्ध, कौन सा, खानवा का युद्ध। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाबर आता है, बाबर 1528 ईस्वी में युद्ध लड़ता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और फिर बाबर 1529 में युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध लड़ता है। और फिर लास्ट 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतना ही इसका सफर है, ध्यान रखना। ये युद्ध याद रखना है। उससे पहले बता देता हूं बाबर क्या है, किस वंश का था, तुर्क और चंगेज वंश का था, चंगेज खां वंश का। इसका मतलब क्या है कि उसका जो पिता था वो तो किससे संबंध रखता था, तुर्की से, तुर्क से रखता था। और उसकी माता जो थी वो चंगेज वंशीय थी। एक चंगेज खां शासक आया था, उसके वंश तो उसकी माता थी, और तुर्क वंश से उसके क्या थे, पिता थे। इसलिए वो दोनों को मिलाकर क्या कहलाया, मंगोल कहलाया। और मंगोल से ही इसने क्या कर दी, इस मुगल वंश की, मंगोल उसको नाम अच्छा नहीं लगा, उसने इसका क्या कर दिया, मुगल नाम कर दिया। इसके पिता की मृत्यु, देखो इसका जन्म जो होता है ना वो 1483 में होता है, किसका, बाबर का। आपकी किताब में नहीं दे रखा, मैं बता देता हूं। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 1194 ईस्वी में। इसके जो पिता होते हैं इसकी मृत्यु 1194 में होती है, और ये फरगना का शासक बन जाता है। कहां का, फरगना का शासक बनता है, और पहली बार बादशाह की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि, फरगना का शासक बनता है, बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में बाबर की जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहां से होती है। बाबर भारत में आया 1526 में, पानीपत का युद्ध लड़ा। अब पानीपत का युद्ध लड़ा किसके साथ, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। तुर्क व चंगेज खां वंशीय था, पिता की तरफ से तुर्क था और माता की तरफ से चंगेज था। इसलिए क्या हुआ, मंगोल, और मंगोल से क्या बना, मुगल। ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण की। अब देखो 1526 में पानीपत का युद्ध किसके साथ लड़ा, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसे हरा दिया। और भारत में किस वंश की स्थापना की, मुगल वंश की। बाबर जीत गया। फिर बाबर ने क्या किया, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, किसके साथ, हमारे राजस्थान के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के साथ लड़ा। और इस युद्ध में इसने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। तुलगमा पद्धति, ये पद्धति काफी बड़ी है। कभी अपना जब स्कूल लगेगा, जब हमें मौका मिलेगा तो मुझसे जरूर पूछ लेना कि सर ये तुलगमा पद्धति क्या होती है, कौन सी तुलगमा पद्धति क्या होती है, मुझसे जरूर पूछना, क्योंकि यहाँ तो 1 घंटा लग जाएगा इस तुलगमा पद्धति को बताते बताते। तो ठीक है, जब भी विद्यालय लगे मुझसे जरूर पूछना। तो इस तुलगमा पद्धति से राणा सांगा को किसने हरा दिया, बाबर ने हरा दिया। और बाबर ने वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना कर दी। एक मैं आपको और बता देता हूँ, जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी है, आपके कोई बड़े भाई चाहे राजस्थान पुलिस, पटवार, रेड किसी की तैयारी करते हैं, तो मेरा एक यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है इस नाम से, याद रखना, नानक क्लासेज नाम से। गुरु नानक मत लिख देना, नानक क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है। कुछ विद्यार्थियों को पता भी है। तो इस पे जितनी भी राजस्थान में भर्ती आती है उसके सारे क्वेश्चन मिलते हैं। राजस्थान जीके के हैं, इंडिया जीके के हैं, करंट जीके के, सारे मिलते हैं। तो आपके जो बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कह दिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी यहाँ पे मिलती रहे। तो जरूर उनको बता देना, कितने दोगे मैंने आपको बताया नहीं, कुछ विद्यार्थियों को पता भी है। ठीक है, अब क्या है कि इस खानवा युद्ध में चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। कौन था, मेदिनी राय। इसने राणा सांगा की सहायता की थी, इसलिए 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा और मेदिनी राय को हरा दिया। लगातार जीतता जा रहा है। फिर बाबर ने क्या किया, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें अफगानों को हरा दिया। अफगानों के साथ लड़ा था। ये अफगान जिन्होंने खानवा युद्ध में सहायता की थी और इब्राहिम लोदी के विपक्ष में लड़े थे। बाबर को इन्होंने बुलाया था, फिर भी बाबर ने सोचा इन अफगानों को खत्म करना पड़ेगा। और अंतिम में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर की मृत्यु हुई आगरा में,
इसलिए आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अब आराम बाग में दफना दिया, लेकिन वास्तव में जो बाबर की जो इच्छा थी वो कहाँ मिलने की थी, कहाँ दफनाने की थी? मुझे काबुल में दफनाया जाए। कहां से? यानी जहां मृत्यु का दफना दिया, लेकिन बाबर की ऐसी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो एक बार तो उसको आगरा के आराम बाग में दफना दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे काबुल, और काबुल काफी है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में इसे दफना दिया गया। तो ये बात किसकी थी? बाबर की थी। और बाबर ने इस युद्ध के बाद, इस खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी? गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। इसका नाम क्या था? बाबरनामा। बाबरनामा या तुर्क ए बाबरी, तुर्क ए बाबरी भी इसको कहते हैं, या बाबरनामा, जिसका बाद में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। ध्यान रखना किस भाषा में? या ठीक है, तुर्क के बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इस नाम से इन्होंने इसको बाबरनामा भी कहते हैं, ग्रंथ लिखा था। और इस अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा का मतलब होता है खुद लिखना अपनी कहानी, ठीक है, वो आत्मकथा होती है। तो अब्दुल रहीम खान आया था, उसने इस तुजुक ए बाबरी को किस नाम से लिखा था? बाबरनामा के नाम से फारसी में लिखा था। तो ये कहानी सारी किसकी हो गई? बाबर की। तो बात समझ में आ गई होगी सभी विद्यार्थियों के, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, बाबर के बाद बाबर का पुत्र आता है हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं। अब हुमायूं की बात करें, सन याद रखना, बाबर 1526 से 1530, पानीपत, खानवा, चंदेरी, आगरा युद्ध, 30 में मृत्यु, कहां दफनाया? आगरा में। इच्छा कहां थी? काबुल में, बाद में काबुल ले गई। आत्मकथा कौन सी? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की? खानवा युद्ध के बाद। तो ये सारी बात हुमायूं। हुमायूं इसका पुत्र था, जो 1530 से लेकर पहले 1540 तक, और फिर 1555 से 1556 तक राज करता है। ठीक है, हुमायूं की खासियत ध्यान रखना, ये अच्छा व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था। इसने अपने पिता के कहने पर अपने भाइयों में साम्राज्य बांट दिया। इसके भाई थे कामरान। इसका एक भाई कौन था? कामरान, जिसको इसने काबुल और गंधार दे दिया। इसके पिता कह के गए थे कि अपने अकेला साम्राज्य मत लेना, अपने भाइयों को भी दे देना। ठीक है, इसका एक भाई था अस्करी। अस्करी को इसने संभल दे दिया, संभल क्षेत्र दे दिया। और एक इसका भाई था हिंदाल। हिंदाल को इसने मेवात क्षेत्र दे दिया। मेवात जो अलवर क्षेत्र है ना, वो दे दिया। तो 4 भाई थे ये, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हिंदाल को इसने क्या दे दिया? मेवात दे दिया। और एक है अलवर, मेवात दोनों ही दे दिए। ठीक है, अब देखो, इतना उदार था हुमायूं, कितना को मान सकते हो आप, इतना उदार था कि इसने अपने भाइयों में तो साम्राज्य बांट दिया। अपना चचेरा भाई था इसका, चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा, देखो चाचे के लड़के को भी इसने रियासत दे दी। इसने बदख्वा की जागीर भी दे दी। देखो इतना उदार था, लेकिन ये हमेशा जिंदगी भर दर दर भटकता रहा। कौन? हुमायूं। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ कि 1530 से गद्दी पर बैठा और 39 तक तो सुख शांति से इसने बिता दिए। लेकिन ये क्या है, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये खुश नहीं। इन्होंने क्या कह दिया कि हमें इतना नहीं चाहिए, और चाहिए, कि हमारे को दिल्ली दे दे, आगरा दे दे, सारा कुछ दे दे। तो इनके बीच आपस में संघर्ष चलता रहता था। इसी बीच इसका फायदा उठाया एक अफगान शासक था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने फायदा उठाया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। देखो कितनी बड़ी बात, एक इतना बड़ा मुगल बादशाह और एक छोटा सा अफगान शासक था शेर शाह सूरी, उसने 1539 में एक चौसा बिहार के अंदर है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर सबको चुका दिया, कि मुगल बादशाह को हरा दिया। और यहां तक भी इसने, इस शेर शाह सूरी ने फिर 1540 में एक युद्ध आता है कन्नौज, या जिसे कहते हैं बिलग्राम का युद्ध।
इस बिलग्राम के युद्ध में फिर हुमायूं को हरा दिया और इसको भारत से बाहर भगा दिया। इसने पीछा नहीं छोड़ा, इस हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया। तो इतने दो बड़े युद्ध में मुगल बादशाह, एक बार तो मुगल वंश खत्म हो गया था और दिल्ली पर राज किसका हो गया, इस शेर शाह सूरी का हो गया। ठीक है, उसके बाद में हुमायूं क्या करता है, एक जो अकबर का जन्म होता है, हुमायूं अली अख्तर, शेख अली अख्तर की पुत्री शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा बानो से शादी करता है। हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है। कौन? ये हुमायूं। दर दर बढ़ता जाता है, ईरान की तरफ जाता है, बीच में भटकल नामक स्थान आता है। भटकल के पास ये एक शेख सलीम अख्तर की के शरण लेता है और वहां ये अपनी पुत्री हमीदा बानो का विवाह किससे करता है, हुमायूं से। और इसी हमीदा बानो की कोख से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अकबर होता है। कौन? अकबर होता है, जो हुमायूं के बाद शासक बनता है। अब ये धीरे धीरे क्या करता है, कौन? हुमायूं चलता जाता है, या नीचे लिख देता हूं मैं, गंधार और काबुल को जीत लेता है। गंधार काबुल को जीत लेता है 1545 के आसपास, वापसी करता है भारत की तरफ। फिर ये 1555 के आसपास लाहौर पर कब्जा कर लेता है और फिर 1555 में ही मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हरा देता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में पंजाब और ये जीत लेता है, पंजाब वगैरह सब जीत लेता है। और इसके साथ होते हैं बैराम खां, और अंतिम समय में 1555 में अंतिम शासक होता है आदिल शाह। आदिल शाह को हराकर वापिस भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर लेता है। देखो कितना बड़ा संघर्ष इसने किया है। इसने, देखो दोबारा बता देता हूँ, हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा तो उसके पिता ने कह दिया कि अपने साम्राज्य को बांटना है, तो उसने अपने भाई कामरान को काबुल गंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, हिंदाल को मेवात व अलवर दे दिया। चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा को इसने बदखुआ की जागीर दे दी। लेकिन क्या हुआ, ये संतुष्ट नहीं थे और ये इससे हमेशा विरोध करते थे। इसका फायदा उठाया शेर शाह सूरी ने और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया और 1540 में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हरा दिया, इसको भगा दिया और ये ईरान की तरफ यानी भारत छोड़ के भाग गया। रास्ते में भटकल नामक एक स्थान आता है, शेख अली अख्तर की शरण में जाता है ये, और ये शेख अली अख्तर अपनी पुत्री हमीदा बानो बेगम का विवाह किससे करते हैं, हुमायूं से, और उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है वो कौन होता है, अकबर। अब धीरे धीरे वापिस ये अपने साम्राज्य को, क्यों, क्योंकि 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ये जब समाचार सुनते हैं ना हुमायूं कि शेर शाह सूरी की कालिंजर में मृत्यु हो गई, तो ये वापस भारत की तरफ आता है और इसमें सबसे पहले 1545 में गंधार और काबुल को जीतता है, फिर ये लाहौर को जीतता है, फिर मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हराकर पंजाब के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और अंतिम में ये आदिल शाह होता है कि अफगान, उसको हराकर वापिस मुगल सत्ता स्थापित करता है। कर ली अंतिम मुगल सत्ता स्थापित करने के बाद देखो क्या किया इसने। लेकिन स्थिति ये हुई, एक तो इसने दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाया। दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाया, शहर भी बसाया था, पहले शहर बसा दिया और वहीं पे एक पुस्तकालय बना दिया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये उतर रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था और उतरते वक्त एक उदाहरण अफीम खाता था। अफीम के नशे में चूर रहता था, थोड़ी बहुत नहीं खूब, यानी आंखें लाल ही रहती थी इसकी। अफीम खाता था और अब आपको पता है अफीम खा रहा था तो पैर इधर उधर तो डगमगाएंगे, तो पौड़ियों से सीढ़ियों से जब वो उतर रहा था तो उसके पैर डगमगा गए और उस पौड़ियों से नीचे आके गिर गया। अब ऐसे तो नहीं कि 1 मंजिला है तब आके गिर गया, 3-4 मंजिला थी, पौड़ियों से गिरा और गिरने से इस हुमायूं की क्या मृत्यु होगी। आपकी किताब में लिख दिया, एक इतिहासकार क्या कहते हैं, देखो लेनपुन के अनुसार हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लड़खड़ाया था ना, पहले भाइयों से विद्रोह, फिर शेर शाह सूरी से विद्रोह और फिर मुश्किल से मिली। 1525 में गद्दी मिली और 1556 में इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। समझ में आगे बात। एक और अफीम का नशा करता था, ज्योतिष में विश्वास करता था, ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। जैसे ज्योतिषी बताते थे 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था, हुमायूं था। तो ये आपका हो गया हुमायूं। समझ में आ गई होगी। देखो दो बार आ गया ना,
1540 में शासन खत्म हो गया, भगा दिया। वापिस कब आता है? 1556 में आता है, 1555 में, और 56 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। 2 कालक्रम आगे। बीच में कौन आता है? शेर शाह सूरी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे शेर शाह सूरी कौन था, कैसे था और क्या क्या इसने काम किए थे। तब तक इसको बढ़िया तरीके से बाबर और हुमायूं पढ़ लेना।